अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर किस सेक्टर का है तो आप कहोगे सेमीकंडक्टर, ईवी, रिन्यूएबल्स, ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यही सब। तो जवाब गलत नहीं है, क्योंकि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भर भर के है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसको रिटेल लोग इग्नोर कर रहे हैं और एफआईआई डीआईआई का स्ट्रांग होल्ड है। और ये सेक्टर ऐसा है कि इसकी डिमांड कभी भी इंडिया में कम नहीं होगी, क्योंकि हम इंडिया के हिसाब से और इंडिया के बढ़ते पॉपुलेशन को देखते हुए बोल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, एक ऐसा सेक्टर जिसको रिटेल ने खूब ठुकराया और एफआईआई और डीआईआई ने अपनाया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। यूट्यूब मेंबरशिप में हमने बहुत बार हेल्थ केयर के वैल्यू चेन के बारे में बात की है और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ में 3 स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर स्टॉक भी डिस्कस करेंगे, जहां 2 स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग भी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ फार्मा नहीं होता है। हेल्थ केयर अपने आप में एक बहुत बड़ा चेन है जिसमें फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सब आते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हेल्थ केयर सेक्टर की एनालिसिस करते हैं। इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, और ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा हेल्थ केयर की डिमांड। लॉजिक सिंपल है, इसलिए इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर दिख रहा है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर के बेसिक को समझते हैं। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, खाली स्टॉक के नाम से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ता है और वही हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री उन सभी ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज का ग्रुप होता है जो लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने और इम्प्रूव करने का काम करती है, जिसमें हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, मेडिकल क्लिनिक आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी आ जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी इसी में आते हैं। और ये इंडस्ट्री उन सारी चीज़ों को कवर करती है जो बीमारियों से बचाव, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बीमारी के बाद रिकवरी के लिए गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। यानी हेल्थ केयर सेक्टर कई सारे सेक्टर से मिलकर बना हुआ, यानी सेक्टर में सब सेक्टर। ठीक, इस सेक्टर में कितना ग्रोथ पॉसिबल है ये समझिए। हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया का 2016 में $110 बिलियन का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में आते आते $638 बिलियन पहुंच गया। 22.52% CAGR का ग्रोथ। प्रेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में हेल्थ केयर सेक्टर ने 17.5% CAGR का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है। ये ग्रोथ मेनली हॉस्पिटल, फार्मा, डायग्नोसिस और दूसरे रिलेटेड इंडस्ट्री में हुआ है, लार्ज स्केल इनोवेशन की वजह से। अगर सब सेक्टर की बात करें तो इंडिया का हॉस्पिटल मार्केट 2024 में 108.57 USD बिलियन का था और एस्टिमेट है कि 2030 तक 197.31 बिलियन डॉलर का पहुंच जाएगा। 2025 से 2030 के बीच में इसमें लगभग 10.64% CAGR से ग्रोथ होने की उम्मीद है। इसके अलावा फंक्शनल फूड और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का मार्केट 16% CAGR से ग्रो कर रहा है और ये 2027 तक $12 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। वहीं फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही है और ये 27% CAGR से ग्रो कर रही है। अब आप फिटनेस तो देख ही सकते हो, मेरे में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो समझो हर एक इंसान फिटनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो 2025 तक $12 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो फिटनेस पे लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये नंबर क्लियरली बता रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ग्रोथ आना बाकी है। लेकिन सवाल है कि ग्रोथ ड्राइवर क्या है हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ करने का, राइट। तो इसके पीछे कुछ मेजर है। बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजिंग पॉपुलेशन। 2045 तक इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 साल तक पहुंचने का अनुमान है। 2021 में 67 ईयर्स की थी। साथ ही मीडियन एज भी 28.8 से बढ़कर 2050 तक 38.3 हो जाएगी। इस वजह से एज रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में सुधार। टीयर 2 जैसे शहरों में इन्वेस्टमेंट से हेल्थ इंफ्रा इंप्रूव हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 1.8x बढ़कर 758 हो गई है और डॉक्टर की संख्या 4 साल में 1.1x बढ़ी है। हॉस्पिटल बेड 2045 तक 12x तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर को 2025 तक 3 मिलियन एक्स्ट्रा बेड, 1.54 मिलियन डॉक्टर और 2.4 मिलियन नर्सेज की जरूरत होगी ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। और ये नंबर क्लियर बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में हॉस्पिटल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है।
इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और हेल्थ केयर की डिमांड को देखते हुए सरकार हर साल कैपेक्स भी कर रही है ताकि ग्रोथ सस्टेन कर पाए। पास्ट डेटा के हिसाब से सरकार हर साल 1.8% से 2.5% ऑफ जीडीपी का कैपेक्स करती है। ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी का कैपेक्स कर रही है हेल्थ केयर सेक्टर में। और कोविड के बाद तो सरकार ऑलरेडी जाग चुकी थी। जब कोविड में बेड की क्राइसिस हुई थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पैसे वाले धरे के धरे रह गए थे, लोगों को अपनी औकात पता चल गई थी, राइट। तो हमने अभी तक क्या समझा, उसको समरी करें तो इंडियन हेल्थ केयर का ग्रोथ हिस्ट्री हमने समझने की कोशिश की कि क्यों ग्रो करेगा, राइट। पीछे के रीजन को समझा। अब बात करते हैं 3 टॉप स्टॉक जो हेल्थ केयर सेक्टर के बढ़ते डिमांड से बेनिफिट ले सकते हैं। इन 3 स्टॉक्स में से एक लार्ज कैप है, 2 मिड कैप है। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप की बात करते हैं, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि सीखने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, हम कंपनी को कैसे पकड़ रहे हैं। तो पहला है मैक्स हेल्थ केयर का। मेनली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्राइमरी केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के थ्रू। ये कंपनी ऑपरेशन, मैनेजमेंट, मेडिकल सर्विस, क्लिनिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सर्विस और दूसरी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस देती है। ये कंपनी हॉस्पिटल रेवेन्यू, इब्टा और मार्केट कैप के मामले में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। हॉस्पिटल बिजनेस को एनालाइज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो मैंने कहा था कि मैं कैसे करता हूं उसको सिखा रहा हूं, ARPOB। अब कहोगे ये क्या है, तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड। पैसा ही बेड से आता है दोस्त। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो हॉस्पिटल अपनी प्रॉफिट और एफिशिएंसी को समझने के लिए यूज करता है। इसका मतलब है हर ऑक्युपाइड बेड से एवरेज कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो ARPOB जितना ज्यादा उतना बढ़िया। और उसके अलावा परसेंटेज ऑफ बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल का 75 से 80% होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 100 में से 75-80 बेड भरे पड़े हैं, 20-25 खाली पड़े हैं। तो आइए डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन करते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर आपको यही फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान शब्दों में सिखाते हैं कि कैसे। देखो, आप लोगों को लगता है कि हर सेक्टर को एक जैसा फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, नहीं, सबके मैट्रिक्स अलग होते हैं। तो आप 9708094321 पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मुकुल अग्रवाल जो हमारा ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर लोगे तो फ्री सेक्शन में भी हमने सिखाया। आप लोग कहते हो ना फ्री सर हमें चाहिए सीखने के लिए, तो वो भी हमने सिखाया। तो आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखो, परसेंटेज ऑफ बेड कैपेसिटी इन की मेट्रो सिटीज 78%। देख रहे हो, ARPOB 77, मतलब टॉप पे खड़ा है। अपोलो हॉस्पिटल का 57% और ये 66। उसके बाद मैक्स के बाद कौन है, 40 है। उसके बाद कौन है, नारायणा है, अपोलो, मेदांता और किम्स। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर कट पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर बाजी मार रहा है। अब थोड़े से और डिटेल में जाते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे चीज़ों को देखा जाता है। तो सबसे नई चीज़ आपने हेल्थ केयर में क्या सीखी, ARPOB, और दूसरा क्या सीखा, बेड की कैपेसिटी, बराबर। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं, जिसमें हमने 23, 24, 25 के मैट्रिक्स को लेने की कोशिश की है। तो ऑपरेटिंग पैरामीटर में जो ARPOB है वो आप देख ही रहे हो कि अच्छे से बढ़ा है और मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल ने भी ग्रोथ दिखाई है, मेदांता भी सही चल रहा है और फोर्टिस ने तो काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी में आते हैं तो आप देख ही रहे हो कि भैया मैक्स हेल्थ केयर एकदम सुपर डुपर बैठा हुआ है और वहाँ पर अपोलो में भी जंप आपको दिख रहा है। जब हम प्री टैक्स ROC में आते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डाउन आया है और इब्टा मार्जिन में, ऑपरेटिंग इब्टा मार्जिन तो मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी हम देखें कि इंडस्ट्री पी क्या है, तो 52.9 का है, मैक्स हेल्थ केयर का पी क्या है, 101 का है और PG रेशियो 0.13। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि भैया क्या है कि इंडस्ट्री पी से लगभग डबल है मैक्स का पी। रीजन आप समझ ही सकते हो कि क्या कहानी है, कि महंगा है क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रोथ हाई पी को जस्टिफाई कर रहा है। जब कंपनी इस तरीके से तेज भागती है ना, वैल्यूएशन महंगे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब ग्रोथ चीजें अपने पीयर में एकदम आउट परफॉर्म कर रहा होता है, कोई दूसरा उसके आजू बाजू भी नहीं रहता है, तो मार्केट उसको वैल्यूएशन कैसे देता है वो समझने की कोशिश है। क्योंकि वहां पर एक जो पैरामीटर है वो है PZ, वो है 0.13। तो यहां पर ये पैरामीटर ये बताने की कोशिश कर, नहीं भैया कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जस्टिफाइड
हैं। अब हम शेयर होल्डिंग पे आते हैं, तो आप देखना 54.74% एफआईआई की होल्डिंग और डीआईआई की 17.9%, और पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा है 3.94% का। तो इसी से आप समझो कि चीजें हैं क्या और कैसे। अब दूसरा, नारायणा के बारे में बात करते हैं। लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी है जो अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट देने पर है, जिससे से ज्यादा लोग हेल्थ केयर में आ सके। तो मैक्स और अपोलो थोड़े से हाई क्लास में हो गए, ये मिडिल क्लास में हो गया। नेटवर्क इंडिया और कैमन आइलैंड में मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। 19 ओन्ड ऑपरेटेड हॉस्पिटल है, 2 हार्ट सेंटर, 18 क्लिनिक, डायलिसिस सेंटर है, और केमन आइलैंड में एक हॉस्पिटल है। 40 हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, जिसमें 5789 ऑपरेशनल बेड है। अब इनका कोर यूएसपी क्या हुआ है? लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम हेल्थ केयर देना। ठीक है, असेंबली लाइन मॉडल है जिसमें स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्यूर, छोटी हॉस्पिटल और हाई ऑपरेशन थिएटर यूटिलाइजेशन होता है। कॉस्ट काफ़ी घट जाती है और पब्लिक को भी पसंद आता है। यहाँ पे जो इनके फाउंडर हैं देवी सेठी जी, भैया काम को लोअर कॉस्ट स्टाफ के थ्रू करवाने में मास्टर हैं और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करते हैं, जिससे भैया खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स भी इस मॉडल की सक्सेस को दिखाते हुए Q3 फाइनेंशियल 2024 में हम बात करें तो एवरेज हॉस्पिटल स्टाफ सिर्फ 4.4 दिन था और बेड ऑक्यूपेंसी सिर्फ 64%। इतनी लार्ज पब्लिक और लो इनकम पॉपुलेशन को सर्व करने के बावजूद नारायणा का पर बेड रेवेन्यू स्ट्रांग है। इंडिया में ARPO भी, जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, Q4 फाइनेंशियल 2024 में 40,822 रुपये पर डे था, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है। और इतना हाई ARPO भी और फास्ट पेशेंट टर्नओवर, पेशेंट आया और निकाला, आया और निकाला, यानी सही करके निकाला, मिलके नारायणा को हेल्दी मार्जिन कमाई दे रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भैया इनके पास क्या फैसिलिटी है, तो जो मैंने बताया वो यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है, इनके डायग्राम को दिखाने की कोशिश की है कि कितने डॉक्टर, कितना बेड इनके पास है। अब यहाँ पर उसी बिजनेस मिक्स को हमने दिखाया है कि किस तरीके से किस किस एरिया में ये काम कर रहे हैं, जिसको अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो समझिएगा कि भैया जितने पेशेंट आते हैं और पेमेंट करते हैं उसमें 30% पेमेंट जो पेशेंट हैं इंश्योर्ड है, यानी जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो नारायणा का 30% पेशेंट इंश्योरेंस वाले हैं और इसका फायदा नुकसान दोनों है। अगर हॉस्पिटल का मेजर रेवेन्यू इंश्योर्ड पेशेंट से आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए जनरली अच्छा है, क्योंकि पेमेंट रिलायबल हो जाती है, पेशेंट फुटफॉल बढ़ता है और रेवेन्यू थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, राइट। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कम रेट पर नेगोशिएट करने का कोशिश करती है, क्योंकि वो तो नॉर्मल पब्लिक जैसा बिल देगी ही नहीं, तो वहां पर मार्जिन घटने के चांस रहते हैं, पेमेंट डिले होने के चांस रहते हैं और पेपर वर्क का लोड और कंप्लायंस का लोड बढ़ जाता है। इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। सिर्फ इंश्योर्ड पेशेंट पर डिपेंड होना रिस्की हो सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसे बिजनेस में होता है वैसे ही यहाँ होना भी जरूरी है। इंडस्ट्री P 52.9 और इनका P 45.9, 0.68। तो क्या दिख रहा है? सस्ता वैल्यूएशन दिख रहा है, हर एंगल से अंडर वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पर अगेन फिर से अगर आप आते हो तो आप पाओगे कि भैया ये रहे हमारे FII DI है तो 9.66 और 8.22 और पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, अब हमने क्या कहा था, पूरा सेक्टर चलता है, राइट। तो हेल्थ केयर ब्रांड है जो डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटेड और नेशनल वाइड नेटवर्क है जहां पेशेंट और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट और हेल्थ केयर होता है, जिसमें कोर टेस्टिंग, पेशेंट डायग्नोस्टिक, बीमारियों की प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट जैसी कहानी है। आपने भी इनकी सर्विस को लिया ही लिया होगा। यहाँ पर आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है पेन इंडिया में, ठीक है ना, और 70 साल का एक्सपीरियंस है। 122 मिलियन प्लस पेशेंट को अपनी सर्विस ये लोग दे चुके हैं। 280 लैब है और 5,762 भैया इनके सर्विस सेंटर हैं और 11,619 पिकअप यूनिट शामिल हैं, जिसमें से 36 लैब NABL एक्सेलरेटेड और 2 लैब कैप एक्सेलरेटेड हैं। कंपनी ने लगभग 28 मिलियन पेशेंट को सर्विस दी और 78 मिलियन सैंपल को प्रोसेस किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा है नंबर। इसके फ्लैगशिप लैब में नेशनल रेफरेंस लैब दिल्ली, रीजनल रेफरेंस लैब कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई शामिल है। कंपनी B2B और B2C दोनों मॉडल पे काम करती है और B2B से 28% और B2C से 72% का रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी का बिजनेस तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत आराम से स्केलेबल है। IT प्लेटफॉर्म से सपोर्ट करते हैं, पूरी नेटवर्क को फुल्ली इंटीग्रेट कर रखा है।
ईआरपी सिस्टम, लैब सिस्टम, बहुत अच्छे से कंपनी और ग्लोबल पोजीशंस में बांग्लादेश, नेपाल और केन्या में ये लोग काम कर रहे हैं। अब मैंने फिर से इनका डायग्राम निकाला है कि भैया ये क्या कैसे कर रहे हैं, तो आप देख लो कि भैया 2023 से 2028 में 8 से 10% का ग्रोथ इस सेक्टर में माना जा रहा है। रीजन जो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, बट आपकी समझदारी के लिए या रिकॉल के लिए हमने लगा दिया है। यहां पर हमने क्या किया है, कंपेयर किया है परफॉर्मेंस को। तो आप देखोगे कि भैया रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, इब्टा में इंप्रूवमेंट है, पेट में इंप्रूवमेंट है, ठीक है, पेशेंट में इंप्रूवमेंट है, सैंपल में इंप्रूवमेंट है, हर लेवल पे इंप्रूवमेंट है, क्योंकि बीमारी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और आजकल तो डॉक्टर्स भैया आप जानते हो, मुझे नहीं लगता कि पुराने जमाने वाली कहानी रह गई। अब तो जितनी बीमारी बोलो उतनी दवा लिखी जाती है वाली स्टोरी है। शेयर होल्डिंग में अगर आप देख लो तो म्यूचुअल फंड 13%, एफपीआई 24%, इसी से आप समझ लो कि अगेन बड़े प्लेयर्स का कितना बड़ा इंटरेस्ट है। तो हमने क्या किया, हेल्थ केयर सेगमेंट की ओवरऑल एनालिसिस की, ग्रोथ ड्राइवर के बारे में बात की, 3 शेयर के बारे में बात की, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो बात की, कोई वाइसल रिकमेंडेशन नहीं है वो बात की, आप कैसे सीख सकते हो वो बात की, हेल्थ केयर में किस पॉइंट को देखा जाता है वो बात की। और इन चीज़ों को समझते हुए अब आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।